सबको पता है कि इस ब्रह्मांड में कई डिमेंशंस हैं, लेकिन कोई भी कभी दो डिमेंशनल दुनिया को नहीं देख सकता। लेकिन उस दिन एक आम लड़की ने एक ऐसा चमत्कार देखा जो किसी ने कभी सोचा भी नहीं था। वो अपने काम में लगी थी जब अचानक उसके सामने एक अजीब सी छाया दिखाई दी, जैसे एक फ्रॉस्टेड ग्लास हवा में लटका हुआ हो। वो एक पल के लिए झकझोर गई, आंखों में हैरानी थी। धीरे धीरे वो उसके करीब गई। उस पतली सी लेयर के अंदर कुछ धुंधला सा दिख रहा था। उसने जमीन से एक पत्थर उठाया और उस तरफ फेंक दिया, लेकिन पत्थर बिना किसी रुकावट के उस लेयर के पार चला गया। वो और पास जाने लगी, बेचैनी से उस अजीब चीज को देख रही थी। और तभी एक हाथ उस शीशे पर उभर आया। उस हाथ के दिखते ही उस पतली सी चादर के अंदर कई आदमियों के धुंधले साए दिखाई देने लगे। फेडरल एजेंट्स फिनोला और ब्रायन तुरंत वहां पहुंचे, लेकिन तब तक सब कुछ वापस नॉर्मल हो चुका था। ऐसा लगा जैसे कुछ हुआ ही ना हो। उनके पास सिर्फ एक ऑप्शन था, रिकॉर्डिंग को ध्यान से देखना। जब उन्होंने वीडियो देखा तो उसमें क्लियरली दिख रहा था कि अंदर के लोग किसी तरह बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन रेडिएशन लेवल पूरी तरह से नॉर्मल था। कहीं कोई डेंजर सिग्नल नहीं था। तभी जब फिनोला कुछ डॉक्यूमेंट्स पढ़ रही थी, एक साउंड डिटेक्टर ने अचानक एक आवाज पकड़ी, हेलो, इज एनीवन देयर? जैसे ही ये सुनाई दिया, वहां मौजूद बाकी लोग भी वही आवाज सुनने लगे। इस ऑडियो में अंदर का आदमी कह रहा था कि वो रिसर्च कैंप की रोशनी देख सकता है। यानी एक बात साफ थी, वो अजीब सी लेयर अभी भी वही है, सिर्फ अब हम उसे देख नहीं पा रहे। और फिर वो दो डायमेंशनल लेयर दोबारा सामने आ गई। इस बार फिनोला ने ऑडियो फ्रीक्वेंसी को एडजस्ट करके अंदर के इंसान से कनेक्शन बनाने की कोशिश की और कनेक्ट हो गया। लेकिन उसके बाद जो खबर मिली उसने सबको हिला के रख दिया। अंदर जो आवाज थी वो एक लड़की निकोल की थी, एक हाई स्कूल स्टूडेंट जो 2019 में लापता हो गई थी। फिनोला ने उससे पूछा, क्या तुम्हारे आसपास कोई और भी है? निकोल ने कहा, नहीं, मैं अकेली हूँ। फिनोला और सवाल पूछना चाहती थी, लेकिन उसी वक्त इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में तेजी से हलचल होने लगी और फिर सबके सामने वो दो डिमेंशनल लेयर अचानक गायब हो गई। एक रिसर्चर ने बताया कि जब भी निकोल ज्यादा इमोशनल होती है, सिग्नल ज्यादा स्टेबल हो जाता है। तो ब्रायन और फिनोला निकोल के पिता के पास गए। ब्रायन ने उन्हें बताया कि उनकी बेटी अभी जिंदा है, लेकिन वो एक दो डायमेंशनल दुनिया में फंस चुकी है। उन्हें उसके पिता की मदद चाहिए थी। और जैसे ही निकोल ने अपने पापा की आवाज सुनी, वो इमोशनल हो गई। यही था एक नया रास्ता उसे वापस लाने का। जब ये सब हो रहा था, तभी दो डायमेंशनल लेयर एक बार फिर सामने आ गई। फिनोला और ब्रायन की डायरेक्शन में निकोल के पिता ने उस लेयर के सामने कुछ सवाल पूछने शुरू किए और इस बार अंदर से आवाज आई। निकोल ने कहा, पापा, मैं आपको देख सकती हूँ। उसने ये भी बताया कि वो यहाँ कई घंटों से फंसी हुई है। फिनोला और ब्रायन ये सुनकर हैरान रह गए, क्योंकि उनके हिसाब से तो 20 साल बीत चुके थे। फिर आखिर निकोल को सिर्फ कुछ घंटे ही क्यों लगे? तब एक रिसर्चर ने समझाया कि हर डिमेंशन में वक्त अलग तरीके से काम करता है, लेकिन अब टायर हमसे एकदम साथ साथ बात कर पा रहा था, जो ये दिखाता है कि टू डायमेंशनल प्लेन में कुछ बदलाव हो रहा था। कोई अननोन फोर्स थी जो हमें उस डिमेंशन की कैद से बाहर निकलने में मदद कर रही थी। वही लेयर से लगभग 200 मीटर दूर जब उन्होंने एरिया में सर्च किया तो उन्हें एक बड़ा ही अजीब सा टुकड़ा मिला, किसी चीज का मिस्टीरियस डिब्री। इस जगह का रेडिएशन लेवल असामान्य था, बहुत ज्यादा। लेकिन एक बात और क्लियर थी, ये लोग पहले इंसान नहीं थे जो यहाँ आए थे। अजीब बात ये थी, इतनी सर्च के बाद भी वहाँ कोई दिखाई नहीं दिया। लेकिन अब उनका फोकस सिर्फ एक था, निकोल को बचाना। रिसर्चर ने उस टुकड़े का एनालिसिस किया और पाया कि ये एक स्पेसक्राफ्ट का हिस्सा था, शायद ऐसा व्हीकल जो डिमेंशंस के आर पार जा सकता था। कई बार एडजस्टमेंट्स करने के बाद वो दो डायमेंशनल लेयर फिर से सामने आ गई, लेकिन इस बार कुछ और भी अजीब हुआ। जैसे ही वो फ्रैगमेंट मूव हुआ, वो लेयर धीरे धीरे 3D स्पेस में बदलने लगी। अब सब लोग क्लियरली देख सकते थे, निकोल उस स्पेस के अंदर थी। फिनोला ने उसे आवाज दी, बाहर आओ निकोल। लेकिन निकोल फिर भी उस स्पेस से बाहर नहीं आ पाई। और अब सबसे बड़ी दिक्कत ये थी, वो 3D स्पेस ज्यादा देर तक टिक नहीं पाया, वो तेजी से टूटने लगा। फिनोला ने तुरंत सोचा, जब एक फ्रैगमेंट ने डायमेंशन तोड़ा, तो अगर बचा हुआ फ्रैगमेंट भी उसमें डाल दिया जाए तो शायद निकोल का रास्ता खुल सकता है। और हाँ, ये सोच सही साबित हुई। जैसे ही दूसरा फ्रैगमेंट भी उस छोटी स्पेस में डाला गया, वो लेयर और ज्यादा सॉफ्ट होने लगी। निकोल ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और फिनोला ने बिना वक्त गंवाए उसे तुरंत खींच लिया और इस तरह सब सक्सेसफुल रहा। सिर्फ निकोल ही नहीं, जो लोग इतिहास में उस दो डायमेंशनल दुनिया में गए थे, वो सब एक एक करके वापस आ गए। लेकिन फिनोला और ब्रायन को अभी तक आराम भी नहीं मिला था। तभी एक और सुपरनैचुरल घटना घटी। एक एलियन फ्रैगमेंट सामने आया जो अपनी अपीयरेंस के वजह से एटमॉस्फेयर को बदल सकता था। धीरे धीरे हवा में बदलाव आने लगा। ऑक्सीजन की जगह अब क्लोरीन गैस फैलने लगी थी।
सबसे पहले इस बदलाव को मैडॉक्स ने महसूस किया। उसने देखा कि सील्ड फर्नेस में जो आग जल रही थी वो अचानक बुझ गई। इसके तुरंत बाद उसे तेज खांसी होने लगी और सांस लेने में दिक्कत महसूस होने लगी। वो तुरंत खिड़की की तरफ भागा ताकि फ्रेश एयर ले सके, लेकिन खिड़की के बाहर का मंजर और भी ज्यादा डरावना था। बाहर एक अजीब सी ग्रे रेन हो रही थी। लोगों के चेहरे पर डर साफ दिख रहा था, लेकिन मैडॉक्स क्यूरियस था और खतरे के बावजूद बाहर निकल गया। उसने देखा कि बारिश के पानी में कुछ अजीब सब्सटेंसेस थे जो नॉर्मल नहीं लग रहे थे। वो आगे बढ़ता गया। फिर उसने नोटिस किया कि पहले जो पेड़ पौधे हमेशा हरे भरे दिखते थे अब पूरी तरह से मुरझा चुके थे। सूखे हुए कॉर्न के प्लांट्स पर कुछ अजीब फूल उगाए थे, ऐसे फूल जो उसने जिंदगी में कभी नहीं देखे थे। लेकिन सबसे ज्यादा हैरानी तब हुई जब उसने कॉर्न फील्ड क्रॉस किया और देखा कि ये अजीब सी ग्रे बारिश सिर्फ टाउन तक ही सीमित थी। उसके बाहर तो आसमान पहले जैसा ही था, साफ, धूप से भरा और खूबसूरत। पर मैडॉक्स के पास ये सब इन्वेस्टिगेट करने का वक्त नहीं था। अगले ही पल उसके चेहरे पर घबराहट दिखने लगी, जैसे कोई उसका गला दबा रहा हो। कुछ सेकंड्स तक स्ट्रगल करने के बाद मैडॉक्स जमीन पर गिर गया। वो बारिश लगता था जहरीली थी। मैडॉक्स की स्किन धीरे धीरे गलने लगी थी। जल्दी ही फेडरल एजेंट्स तक ये खबर पहुंच गई। वो तुरंत साइट पर पहुंच गए। दूर से ही उन्होंने देखा कि पूरा टाउन काले बादलों से ढका हुआ था। जब वो वहां पहुंचे तो स्टाफ ने रिपोर्ट किया कि टाउन के सारे कम्युनिकेशन इक्विपमेंट अब डिस्कनेक्ट हो चुके हैं। इनिशियल इन्वेस्टिगेशन में ये पता चला कि लोगों की मौत का कारण ऑक्सीजन की कमी थी। इसका मतलब था कि टाउन के एटमॉस्फेयर में कुछ सीरियसली बदलाव आ चुका था। लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि यह बदलाव सिर्फ टाउन तक सीमित था। उसके बाहर के एरिया पर इसका कोई असर नहीं था। फिनोला और ब्रायन ने प्रोटेक्टिव गियर पहना और ध्यान से उस अजीब बारिश में कदम रखा। इंस्पेक्शन के दौरान उन्हें पता चला कि यहाँ का एनवायरनमेंट अब इंसानों के जीने लायक नहीं रहा। इवन लाइट का टेक्सचर बदल गया था। और इसी दौरान उन्होंने देखा यहाँ पे कई म्यूटेटेड फ्लावर्स उग चुके थे। तो उन्होंने फैसला किया कि ये म्यूटेटेड फ्लावर्स रिसर्च के लिए वापस ले जाए जाएंगे। फिर वो दोनों और अंदर तक गए। वहां उन्हें टाउन का एक ग्रीन हाउस मिला। यहाँ उन्होंने देखा कि ग्रीन हाउस के अंदर के पौधे अभी तक मुरझाए नहीं थे। इसी जगह उन्हें कुछ सर्वाइवर्स भी मिले जो छुपे हुए थे। जब उन सर्वाइवर्स ने फिनोला और ब्रायन को देखा तो वो इमोशनल हो गए। वो इस जहन्नुम से निकलना चाहते थे और दोनों के साथ वहां से जाना चाहते थे, लेकिन ब्रायन ने उन्हें रोक दिया। उसने कहा कि सब लोग फिलहाल यहीं रुकें, क्योंकि अभी तक सिचुएशन का पूरा समझ नहीं था। फिर उन दोनों ने डिसाइड किया कि वो अलग अलग काम करेंगे। ब्रायन वहीं रुककर इन्वेस्टिगेशन करता रहा और फिनोला म्यूटेटेड प्लांट के सैंपल्स लेकर वापस गई एनालिसिस के लिए। रिसर्च के रिजल्ट्स हैरान कर देने वाले थे। ये म्यूटेटेड फ्लावर्स असल में एलियन प्लांट्स थे। ये फोटोसिंथेसिस तो करते थे, लेकिन ऑक्सीजन नहीं, बल्कि CO2 जनरेट करते थे। इससे ये साफ हो गया था कि टाउन के अंदर कहीं न कहीं किसी एलियन डिब्री ने ये पूरा फिनोमेनन ट्रिगर किया है। और वाकई कुछ देर की तलाश के बाद ब्रायन को एक एलियन शिप का टुकड़ा मिल गया। वो एलियन डिब्री टाउन के सबसे नीचे वाले क्लाउड लेयर में था और ये अभी भी एक्टिव था। यही टुकड़ा टाउन के एटमॉस्फेयर में बदलाव का असली कारण था। साइंटिस्ट्स ने बताया कि अगर इस डिब्री की फ्रीक्वेंसी को कम कर दिया जाए तो शायद एनवायरनमेंट नॉर्मल हो सकता है। लेकिन बात इतनी सिंपल नहीं थी, क्योंकि जिन सर्वाइवर्स को उन्होंने ग्रीन हाउस में पाया था उनके बॉडीज में म्यूटेशन हो चुका था। उनके रेड ब्लड सेल्स अब सिर्फ क्लोरीन गैस को ट्रांसपोर्ट कर पा रहे थे, ऑक्सीजन नहीं। सीधी सी बात थी, अब वो लोग अर्थ के ओरिजिनल एनवायरनमेंट में जी नहीं सकते। अगर उन्होंने ऑक्सीजन इनहेल किया तो वो तुरंत मर जाएंगे। और सबसे खतरनाक बात ये थी, इसी वक्त ब्रायन को एक अर्जेंट मैसेज मिला। टाउन के ऊपर जो क्लाउड लेयर बनी थी अब वो धीरे धीरे आसपास के एरियाज में फैलने लगी थी। उनके पास वक्त नहीं था, अब तुरंत उस एलियन फ्रैगमेंट की फ्रीक्वेंसी को कम करना ही होगा। ब्रायन डिसाइड करता है कि टाउन में बचे कुछ लोगों को वहीं छोड़ दिया जाए, लेकिन फिनोला को लगता है कि ऐसा करना बहुत ही जालिम होगा। पर अगर तुरंत कुछ नहीं किया गया तो और ज्यादा लोग मर सकते हैं। इस क्रिटिकल सिचुएशन में फिनोला को अचानक याद आता है एलियन फ्रैगमेंट नंबर 489, जिसे उन्होंने पहले हैंडल किया था। इस फ्रैगमेंट में एक खास एबिलिटी थी। ये लोगों को एक ऐसे स्टेट में डाल सकता था जहां वो प्रिटेंड करते हैं कि वो मर चुके हैं। फिनोला चाहती है कि इसी फ्रैगमेंट का यूज करके टाउन के सभी लोगों को सील कर दिया जाए और जब फ्यूचर में टेक्नोलॉजी और एडवांस्ड हो जाए तब उन लोगों को वापस जिंदा निकाला जाए। उसका ये आइडिया जल्दी ही एक्सेप्ट कर लिया जाता है। किस्मत से फ्रैगमेंट 489 ऑलरेडी रिसर्चर्स के थ्रू अंदर ले आया गया था। जैसे ही उसका इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी एक्टिवेट किया गया, फ्रैगमेंट ने अपना इफेक्ट दिखाना शुरू कर दिया। अगला ही पल सारे सर्वाइवर्स एक अजीब और मिस्टीरियस एनर्जी लेयर से कवर हो गए। वो सब हिल भी नहीं पा रहे थे। ऐसे लग रहा था जैसे वक्त में फ्रीज हो गए हों। लेकिन लाइफ मॉनिटरिंग डिवाइस ने क्लियरली दिखाया सब अभी भी जिंदा थे। उसके बाद रिसर्चर्स ने डिसाइड किया कि टाउन में जो एलियन डिब्री था उसकी फ्रीक्वेंसी को ग्रेजुअली लोअर किया जाए। आखिरकार क्राइसिस रिजॉल्व हो गया, लेकिन ब्रायन और फिनोला को 2 दिन तक आराम का वक्त तक नहीं मिला, क्योंकि एक और सुपरनैचुरल फिनोमेनन सामने आ गया।
सबको पता है कि वर्म होल सिर्फ एक कॉन्सेप्ट है। आइंस्टाइन तक ने कहा था कि इंसान कभी वर्म होल क्रिएट नहीं कर सकते, लेकिन हर किसी को सरप्राइज करते हुए एक अमेरिकन आदमी ने उस दिन इसे खुद एक्सपीरियंस किया। उस वक्त वो आदमी एक बस में था। वो एक लड़की से बात करने ही वाला था कि अचानक बस के अंदर एक अजीब सी साउंड सुनाई दी। उसी पल सब पैसेंजर्स की सुनने की शक्ति चली गई। वो एकदम से कुछ भी नहीं सुन पा रहे थे। लड़की सिर्फ उस आदमी के लिप्स को मूव करता हुआ देख पा रही थी। और फिर रोड पर एक वर्म होल अचानक से अपीयर हो गया। बस सीधा उस वर्म होल में घुस गई और लगभग उसी वक्त वो बस अचानक से मेक्सिको के एक टाउन के आसमान में दिखाई दी। लेकिन इम्पैक्ट इतना ज्यादा था कि बस पूरी तरह से टूट गई। इस क्रैश के कारण बस के सभी पैसेंजर्स की मौत हो गई, लेकिन वो आदमी किसी तरह बच गया। वो मुश्किल से रैकेज से बाहर निकला और तब उसने देखा एक आदमी काले कपड़ों में उसके सामने खड़ा था। ऐसा लग रहा था जैसे वो काफी देर से यहीं उसी का इंतजार कर रहा हो। ज्यादा देर नहीं हुई थी कि एजेंट्स भी वहां पहुंच गए। जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की गई उसके अकॉर्डिंग बस ने सिर्फ 1 सेकंड में यूएस से मेक्सिको तक का सफर तय किया था। रिसर्चर्स ने आसपास की हवा में रेजिडुअल इलेक्ट्रिक चार्ज काफी ज्यादा अमाउंट में डिटेक्ट किया। इस ऑब्जर्वेशन के बेसिस पर उन्होंने इनिशियली ये हाइपोथेसाइज किया कि एक एक्सट्रीमली पावरफुल एनर्जी सोर्स ने स्पेस टाइम की स्ट्रक्चर को बदल दिया है। सीधे शब्दों में बोलें तो एक वर्म होल ओपन हो गया था और ऐसा सिर्फ एक ही चीज कर सकती थी, एलियन डिब्री। रिसर्चर्स ने जल्दी ही उस आदमी को भी लोकेट कर लिया जो रेक से क्रॉल करके बाहर आया था। लेकिन जैसे ही वो मिला उसे वहीं पर सिर पर गोली मार दी गई और उसके सिर का एक हिस्सा काट लिया गया। ब्रायन और फिनोला ने स्पेकुलेट किया कि इसके पीछे जरूर कोई बड़ी फोर्स है। वो लोग एलियन डिब्री की पावर को टेस्ट कर रहे थे। ब्रायन और फिनोला उस जगह गए जहां बस डिसअपीयर हुई थी ताकि वहां की इन्वेस्टिगेशन की जा सके। तभी अचानक से वही अजीब सी साउंड फिर से सुनाई दी। ब्रायन और फिनोला तुरंत इधर उधर देखने लगे साउंड का सोर्स ढूंढने के लिए, लेकिन एक फीमेल रिसर्चर ने कहा कि इस बार उस साउंड की रेंज पूरे शहर को कवर कर रही थी। और फिर वो मिस्टीरियस साउंड वेव अचानक से गायब हो गई। फिनोला का इंट्यूशन कह रहा था ये सब एक मिस्टीरियस ऑर्गेनाइजेशन का काम है जो किसी चीज को टेस्ट कर रही है। वो लोग एक जायंट स्पेस वर्म होल क्रिएट करना चाहते थे ताकि पूरे बॉस्टन शहर को उसमें खींच लें। उन्हें रोकना जरूरी था और वक्त बहुत कम था। उसी रात जब फिनोला डॉक्यूमेंट्स रिव्यू कर रही थी तब उसने डिस्कवर किया कि एक सिमिलर इंसिडेंट रशिया में भी हो चुका है। वहां के सीन पर 2 एक्सकेवेटर्स एक दूसरे के सामने खड़े थे। दोनों के बकेट्स पूरी तरह से ओपन थे। उस मोमेंट पे फिनोला को अचानक कुछ याद आया। उसने तुरंत मैप खोला और चेक किया और सच में बस एक्सीडेंट साइट के दोनों साइड्स पर इलेक्ट्रिक पोल्स थे। ये प्रूव करता था कि स्पेस गेट ओपन करने के लिए 2 स्टील कंडक्टर्स की जरूरत होती है। और जो अजीब साउंड वेव सुनाई दी थी वो एलियन रूइंस का चार्जिंग साउंड था जो स्पेस गेट ओपन होने से पहले जनरेट होता है। अगर दूसरी तरफ वाले बॉस्टन को डिसअपीयर करना चाहते हैं तो उन्हें 2 एक्सट्रीमली लार्ज मेटल बिल्डिंग्स की जरूरत होगी और बॉस्टन सिटी में ऐसी बिल्डिंग्स इजीली मिल जाती हैं। पहली बिल्डिंग थी पार्कर बिल्डिंग और दूसरी थी लेक बिल्डिंग। दोनों की आउटर स्ट्रक्चर मेटल से बनी थी। ब्रायन और फिनोला ने तुरंत अलग अलग एक्शन लेना स्टार्ट किया। ब्रायन ने पार्कर बिल्डिंग के रूफटॉप पर एक एलियन रेलिक डिटेक्ट किया। उसने तुरंत रिसर्च टीम को इन्फॉर्म किया ताकि वो उस रेलिक को हैंडल कर सकें। लेकिन रास्ते में रिसर्च टीम पर मिस्टीरियस ऑर्गेनाइजेशन ने एम्बुश कर दिया। किस्मत अच्छी थी, ब्रायन को टाइम पर न्यूज मिल गई। वो बिना देरी किए रेस्क्यू के लिए पहुंच गया। उधर फिनोला भी एक मुश्किल सिचुएशन में फंस गई थी क्योंकि उसकी टीम के सभी मेंबर्स घायल थे। कोई भी फाइट करने के लायक नहीं बचा था। लेकिन फिनोला ने हिम्मत नहीं हारी। वो उन मिस्टीरियस लोगों का पीछा करती रही। दूसरी तरफ एक एंसन और एक टेक्नीशियन जो मिस्टीरियस ऑर्गेनाइजेशन से थे भाग रहे थे। उस वक्त एंसन ने टेक्नीशियन को एक ट्रांसपेरेंट पिल दी। उसने कहा, मैं फिनोला को रोकता हूँ, तू रेलिक को रिएक्टिवेट करके ब्लैक होल ओपन कर दे। ये कहकर उसने गन निकाली और फिनोला पर फायर कर दिया। फिनोला का ध्यान उस तरफ चला गया और इसी डिस्ट्रैक्शन का फायदा उठाकर टेक्नीशियन ने बिल्डिंग से निकलते ही वो पिल निगल ली। बस एक पल के अंदर टेक्नीशियन दोबारा बिल्डिंग के अंदर घुस गया और तुरंत रेलिक को रीइंस्टॉल करके पावर सोर्स से कनेक्ट कर दिया। उसी वक्त ब्रायन के साइड वाले रूइंस में भी एक अजीब साउंड वेव रिएक्शन दिखाई देने लगी। फीमेल साइंटिस्ट जो गोली लगने के बाद भी जिंदा थी वो हिम्मत करके ब्रायन को फ्रीक्वेंसी लोअरिंग डिवाइस ऑपरेट करने का कमांड देने लगी। लेकिन साउंड वेव इंपैक्ट की वजह से ब्रायन उसकी बात प्रॉपरली सुन नहीं पाया। उसने सिर्फ अपने इंस्टिंक्ट्स पे भरोसा करके डिवाइस को रैंडमली ऑपरेट किया और सरप्राइजिंगली उसका गेस सही था। इससे एलियन रूइंस काम करना बंद कर गए और पूरा शहर बच गया। इसी बीच फिनोला ने भी एंसन को पकड़ लिया, लेकिन उन दोनों को 2 सेकंड भी आराम नहीं मिला था कि एक और सुपरनैचुरल इवेंट हो गया। तो दोस्तों, ये थी इस सीरीज की एक और इंटरेस्टिंग कहानी। आगे के पार्ट्स भी हम जरूर लेकर आएंगे। कमेंट्स में बताना आपको ये सीरीज कैसी लगी और क्या आप नेक्स्ट पार्ट्स देखना चाहोगे। तो चलो मिलते हैं अगली वीडियो में।